बच्चों आज हम देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ क्लास 10 साइंस। इसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप इसमें से कुछ सीख भी पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आई डिफेक्ट इज मायोपिया, डिस्क्राइब विद अ नीट एंड क्लीन डायग्राम हाउ दिस डिफेक्ट विजन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ सुटेबल लेंस। ठीक है, देखिए डायग्राम। ठीक है, तो मायोपिया सबसे पहले होता क्या है? मायोपिया होता है नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब होता है कि पास की चीजें तो दिखेंगी, दूर की चीजें नहीं दिखेंगी। इसका मतलब जो फार पॉइंट है, देखो हमारा फार पॉइंट होता है, ये ध्यान दीजिएगा, फार पॉइंट होता है हमारा इन्फिनिटी और नियर पॉइंट होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा जो फार पॉइंट है एक्चुअली नजदीक आ गया है। देखिए दूर की चीजें नहीं दिख रही है, इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी फार पॉइंट अब हमारा नहीं रहा, हमारा फार पॉइंट कुछ नजदीक आ गया है। और कितना नजदीक आ गया है? मान लीजिए ओ पे आ गया है। ठीक है, तो ओ से जो रेज आ रही हैं वो तो हमारी रेटिना पे कन्वर्ज हो रही हैं। ठीक है, तो ये तो पहला डायग्राम है, फार पॉइंट ऑफ मायोपिया है। तो यहां हमें फार पॉइंट दिखा दिया है मायोपिया आई का। ठीक है, दूसरा, अगर इंफिनिटी से जो रे आ रही हैं उनकी जो कन्वर्जिंग पावर है हमारे जो आई की, वो देखिए कहां पे हो रही है कन्वर्ज, पहले कन्वर्ज कर दे रही है। ठीक है, इसका मतलब जो इन्फिनिटी से रे आ रही हैं वहां से आने वाली रे का जो इमेज है वो रेटिना पे नहीं बन रही है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए लगा देंगे एक कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस लगाते ही क्या हो जाएगा कि ये जो पहले कन्वर्ज हो रही थी लाइट, ठीक है, अब वो थोड़ी सी दूर जाके कन्वर्ज होगी और लगभग लगभग रेटिना तक वो पहुंच जाएगी। ठीक है, अगर सुइटेबल फोकल लेंथ का अगर हम कॉनकेव लेंस लगा दें तो मायोपिया के करेक्शन को दूर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लिस्ट 2 कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, ड्रॉ और रे डायग्राम। और यहां भी वही चीज है जो पिछले क्वेश्चन में थी। ठीक है, देखिए हाइपरमेट्रोपिया का जो रीजन है वो है एक तो शॉर्टनिंग ऑफ आईबॉल। देखिए हाइपरमेट्रोपिया बेसिकली होता क्या है वो समझ लेते हैं पहले। हाइपरमेट्रोपिया में जो पास की चीजें हैं वो नहीं दिखती लेकिन दूर की चीजें दिखती हैं। ठीक है, तो पास की चीजें नहीं दिखती, इसका मतलब जो हमारा नियर पॉइंट है वो पीछे चला गया है। ठीक है, यानी पास की चीजें नहीं दिख रही, इसका मतलब नियर पॉइंट हमारा पीछे खिसक गया, 25 सेंटीमीटर नहीं रहा, हो सकता है 1 मीटर हो गया हो, डेढ़ मीटर हो गया हो। ठीक है, तो 1.5 मीटर तक की नहीं दिख रही हमें, लेकिन 1.5 मीटर से आगे की चीजें हमें दिख रही हैं। ठीक है, तो नियर पॉइंट हमारा पीछे खिसक गया है। ठीक है, तो इसका डायग्राम वही है कि यहां से आने वाली जो रेज है हमारे नियर, यहां से 25 सेंटीमीटर से, ठीक है, तो उनकी जो लाइट है वो पीछे जाके कन्वर्ज हो रही है, हमारे रेटिना के पीछे जाके मिल रही है। ठीक है, लेकिन यहां से जो हमारा नियर पॉइंट है, एक्चुअल जो नियर पॉइंट है वहां से तो पीछे मिल रही है, लेकिन जो नियर पॉइंट हमारा पीछे खिसक गया है वहां से आने वाली जो रेज है वो हमारे रेटिना पे मिल रही है, यानी हमारा नियर पॉइंट पीछे चला गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मायोपिया में फार पॉइंट नजदीक आ जाता है और हाइपरमेट्रोपिया में नियर पॉइंट दूर चला जाता है। ठीक है, अगर ये वाला डायग्राम आप याद रखेंगे तो आपको 100% ये चीज याद रहेगी। ठीक है, कॉजेस क्या है? वही देखो, अगर पीछे कन्वर्ज कर रहा है इसका मतलब आई, ये जो आई बॉल का साइज है ये छोटा हो गया है। ठीक है, छोटा हो गया है मतलब अब उसको तो पचाएगा, पीछे ही रेटिना है तो वहां पीछे जाके कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है, फोकल लेंथ का बड़ा हो जाना, फोकल लेंथ बढ़ जाना। ठीक है, इंक्रीज हो जाएगी फोकल लेंथ तो कन्वर्जिंग पावर भी उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि P इक्वल टू 1/f। तो फोकल लेंथ बढ़ने पर कन्वर्जिंग पावर घट जाएगी और वो पीछे जाके लाइट को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, इसको सही करने के लिए हम एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर लगा देंगे तो यहां से वो सही हो जाएगा और पीछे जो लाइट कन्वर्ज हो रही थी अब वो रेटिना पे आके कन्वर्ज होने लगेगी। ठीक है, ये करेक्शन है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। यहाँ कुछ डेटा दिया हुआ है, देखिए 30 सेंटीमीटर, यानी इमेज जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, मिरर इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, यहां मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से रे पड़ रही है। ठीक है, ये यू है। ठीक है, ये यू की वैल्यू है और इधर ही हमारी इमेज बन रही है, स्क्रीन भी इधर ही है क्योंकि ये लिखा हुआ है। देखिए, द स्क्रीन इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर, बिल्कुल ठीक सामने रखी हुई है। ठीक है, या यहां रखी हो या यहां रखी हो, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर कॉन्वेक्स होगा तो उधर पीछे रखी होगी और अगर कॉनकेव होगा तो आगे रखी होगी। ठीक है, लेकिन ये पक्का है कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही हमारी इमेज बन रही है। ठीक है, इसका मतलब u की वैल्यू हमारी होगी -30 सेंटीमीटर।
ठीक है, इन फ्रंट रखा है ना, तो इन फ्रंट में हमेशा यू की वैल्यू तो हमेशा नेगेटिव लेनी है, आपको ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और वी की वैल्यू होगी, चूंकि वो वी की जो वैल्यू है वो सेम साइड है हमारे ऑब्जेक्ट के, तो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव होगी, और दैट इज -60 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ बड़ा आसान है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। यहाँ दोनों की वैल्यू रख देंगे, तो 1/-60 प्लस 1/-30, ठीक है। अब देखिए दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, ठीक है, और जुड़ जाएंगे तो इनका एलसीएम आएगा -60, ठीक है। तो -60 मतलब 2 + 1 यानी 3/60, और वो भी नेगेटिव, ठीक है। यहाँ से ये कट जाएगा, तो f की वैल्यू आएगी -20 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 1/f की वैल्यू कितनी है, 1/20 आ रहा है, ठीक है, माइनस के, तो f की वैल्यू हो जाएगी -20। अब देखिए फोकल लेंथ आ रही है -20, ठीक है, -20 सेंटीमीटर। आपको पता होगा कि फोकल लेंथ जब माइनस में होती है तो वो कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव। ध्यान रखना कि जब भी फोकल लेंथ नेगेटिव होगी तो कॉनकेव लेंस होगा या कॉनकेव मिरर होगा। अब यहाँ मिरर का केस है तो यहाँ कॉनकेव मिरर होगा, ठीक है। और फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव होगी तो कॉन्वेक्स लेंस होगा या कॉन्वेक्स मिरर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द यूज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक वायर एंड वाई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो किसी भी अप्लायंसेस को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई अप्लायंस है ये हमारा, ठीक है, उससे पहले एक हमने लगा दिया फ्यूज, यहाँ पे एक फ्यूज लगा दिया हमने, ठीक है। अगर मान लीजिए बहुत हैवी करंट फ्लो हो रहा है तो फ्यूज क्या करेगा, ये मेल्ट होके बर्न होके जल जाता है, तो ये हमारा जो अप्लायंस है, ठीक है, ये हमारा प्रोटेक्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए यही लिखा है, अब पढ़ सकते हैं इसमें, इलेक्ट्रिक फ्यूज प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब ये बना किसका होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन और लेड, इनका बना होता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा नहीं होता, ठीक है। तो अगर अधिक करंट होगा, लेकिन इतना अप्रोप्रिएट होता है कि उतने करंट में, मान लीजिए हमारा जो अप्लायंस है वो 5 एम्पियर रेटिंग है उसकी, ठीक है। अगर मान लीजिए मैंने फ्यूज लगा दिया 5.1 का, ठीक है, तो जैसे ही 5.1 मेरा करंट आएगा तो ये जो मेरा फ्यूज वायर है ये मेल्ट होके पिघल जाएगा, और ये 5 एम्पियर तक जो करंट हमारी रेटिंग थी किसी भी अप्लायंसेस की, तो वो वहीं तक रह जाएगी, उससे आगे बढ़ेगी तो फ्यूज जल जाएगा, ठीक है। तो ये सर्किट को ब्रेक करने का काम करता है, बेसिकली ओपन सर्किट कर देता है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सोलिनॉइड एंड ड्रॉ द रे डायग्राम, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी वो सब देखना है। तो सोलिनॉइड क्या होता है, एक सर्कुलर कॉयल हैविंग मेनी टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड इन द सिलेंड्रिकल शेप और हेलिक्स, ठीक है। इस तरह से अगर हम किसी अरेंजमेंट बना लेते हैं तो ये हमारा कहलाता है सोलिनॉइड, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन देखने के लिए तो देखिए एक सोलिनॉइड बना लेते हैं, यहाँ ये देखिए सोलिनॉइड बना लिया हमने, ठीक है, ये बैटरी लगा दी और ये एक स्विच लगा दी, ठीक है। तो यहाँ से करंट जाएगा। अब यहाँ देखिए ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, करंट यहाँ क्या है, क्लॉकवाइज है, तो जहाँ क्लॉकवाइज होता है वहाँ बनता है साउथ, और जहाँ एंटी क्लॉकवाइज बनता है वहाँ नॉर्थ बनता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी इस तरह से कुछ, ठीक है, ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन जाएंगी, और अंदर से आती हैं साउथ से नॉर्थ, और ये यूनिफॉर्म भी होती है, ठीक है। इस तरह का डायग्राम हमारा बनेगा, ठीक है, जैसे आप डायग्राम में देख भी सकते हैं। एक बार मैग्नेट है, इसका डायग्राम और सोलिनॉइड का डायग्राम लगभग लगभग आपको एक सा लग रहा होगा, यानी जो सोलिनॉइड है वो एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेट है और वो बार मैग्नेट की तरह बिहेव भी करती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। स्टेट द रोल प्लेड बाय द फॉलोइंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है, ट्रिप्सिन का और लाइपेज का रोल क्या है, एंड लिस्ट 2 फंक्शन ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ट्रिप्सिन का काम क्या है, ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन का डाइजेशन करना, ठीक है। प्रोटीन का डाइजेशन करने पर ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में भी कन्वर्ट करता है, ठीक है, लेकिन ये हमारा बेसिक मीडियम में काम करता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। देखिए लाइपेज का काम क्या है, लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है और उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है, ठीक है। अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं उनको विलाई बोलते हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये एक्चुअली राउंडेड होते हैं विलाई, ऐसे इसे राउंडेड, ठीक है। अगर इनको आप पूरा खोल देंगे तो ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, इसीलिए लिखा रहता है कि इट प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। द विली
greatly increase the absorptive surface area for the inner lining of small intestine. The large surface area of small intestine helps in the rapid absorption of digested food. फिर ये digested food को easily absorb कर लेते हैं, ठीक है. How does chemical coordination takes place in animals? तो बड़ा आसान है. देखिए हमारे अंदर होती हैं ग्लैंड्स, ठीक है. ग्लैंड्स से निकलता है हार्मोन, ठीक है. हार्मोन्स निकलते हैं. हार्मोन्स किस में मिल जाते हैं? ब्लड में, ठीक है. ब्लड में सर्कुलेट होने के बाद ये टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं. बस हो गया केमिकल कोऑर्डिनेशन. देखिए ग्लैंड्स होती हैं हमारी बॉडी में, ग्लैंड से निकलता है हार्मोन और हार्मोन्स ब्लड में मिक्स हो जाते हैं डायरेक्टली, ठीक है. और डायरेक्टली मिक्स होने के बाद वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं और टारगेट ऑर्गन से जो काम कराना होता है वो हो जाता है, ठीक है, परफॉर्म. इट इज एडवाइज टू यूज आयोडाइज सॉल्ट, ठीक है. ये क्या है फिर? तो देखिए आयोडाइज जो सॉल्ट होता है, ठीक है, वो खाना क्यों जरूरी है, ठीक है. एडवाइस क्यों करते हैं आयोडाइज सॉल्ट? वो इसलिए करते हैं क्योंकि थायरॉक्सिन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है. तो ये निकलता है थायराइड ग्लैंड से, ठीक है, और उसमें होता है आयोडीन, ठीक है. तो आयोडीन होता है हमारे थायरॉक्सिन में. और मान लीजिए कि आयोडीन की कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए या आयोडीन खत्म हो जाए थायरॉक्सिन में, तो थायरॉक्सिन निकलना ही बंद कर देगा. थायरॉक्सिन में कुछ होगा ही नहीं, आयोडीन मेन इंग्रेडिएंट है उसका. तो थायरॉक्सिन कितना निकलेगा? तो उससे हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज़ हैं और बीमारियां स्टार्ट हो जाएंगी. तो इससे जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं गॉइटर, ठीक है. ध्यान रखिएगा कि गॉइटर हो जाएगा, घेंगा बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है. तो इसीलिए हमें बोला जाता है कि हम आयोडाइज सॉल्ट खाएं. इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो हैज अकर्ड, ठीक है. तो जब भी फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे मेल और फीमेल का मिलना होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, तो उसके बाद जो फेलोपियन ट्यूब है वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है. और फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, फिर वो यूट्रस में स्टार्ट हो जाता है. और यूट्रस में हमारा होता है प्लेसेंटा नाम का एक टिश्यू, ठीक है. ये क्या काम करता है? इट इज अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन द यूट्रीन वॉल, ठीक है. और ये काम क्या करता है? ये बेसिकली जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिटिव, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम कराता है उसको, ठीक है. चलिए आगे चलते हैं. फीमेल गैमेट्स इज नॉट फर्टिलाइज. अगर फीमेल गैमेट्स फर्टिलाइज नहीं होते तो देखिए जो हमारा यूट्रस है, ठीक है, तो उसकी इनर लाइनिंग इसीलिए बनी होती है कि अगर मान लीजिए एम्ब्रियो आएगा तो उसका डेवलपमेंट होगा. तो मान लीजिए अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ये जो जो इनर लाइनिंग है यूट्रस की, ये 30 दिन के बाद, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, एमसी होती है, पीरियड्स होते हैं महिलाओं में, तो 30 दिन बाद ये टूटना स्टार्ट हो जाती है और म्यूकस और ब्लड की फॉर्म में ये वेजिना से बाहर हो जाती है. इसी को हम मंथली साइकिल भी बोलते हैं. और ये 6 से 8 दिन तक रह सकती है और लगभग 28 से 30 दिन में लगभग ये हर महीने आती है. नेक्स्ट है ड्रॉ अ लीनियर डायग्राम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. तो बड़ा आसान है और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है. ये फादर और ये मदर. फादर के पास होते हैं क्रोमोसोम्स XY, मदर के पास होते हैं XX, ठीक है. तो यहाँ से X आएगा फादर का और यहाँ से मदर का X आएगा, तो XX. फिर यहाँ से फादर का Y आएगा और मदर का X आएगा. मदर के पास तो X ही है ना, ठीक है, तो ये बनेगा XY, ठीक है. फिर यहाँ से फादर का X आएगा और मदर का तो X है ही, तो XX, ठीक है. फिर ये फादर का Y आएगा और मदर का X. तो इस तरह से ये डॉटर सन. तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि डॉटर होगी और 50% प्रोबेबिलिटी है कि सन होगा. लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, फादर का जीन से डिसाइड करता है कि जो लड़की होगी या लड़का होगा, ठीक है. महिलाओं को उसमें दोष बता दिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा. इन द फॉलोइंग फूड चेन प्लांट्स प्रोवाइड 100 जूल ऑफ एनर्जी टू रैट. हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू हॉक फ्रॉम स्नेक, ठीक है. देखिए ये फूड चेन है, प्लांट, रैट, स्नेक और हॉक, ठीक है. और 500 जूल ऑफ एनर्जी किसके पास है? रैट के पास. तो कह रहा है हॉक के पास कितनी एनर्जी जाएगी. तो देखिए प्लांट के पास 5000 होगी, तभी तो 10% गई रैट के पास, ठीक है. 10% लॉ आपने पढ़ा होगा, ठीक है. मतलब आगे वाले जो फूड चेन में लेवल होता है उसके बाद 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, सिर्फ 10%. तो 5000 होगी इसके पास, तभी तो इसके पास 500 गई. अब ये फिर 10% देगा अपनी, तो ये 50 जूल हो गई. और हॉक के पास पहुंचते पहुंचते ये हो जाएगी 5 जूल, ठीक है. इन दिस फॉलोइंग फूड चेन हाउ मच एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू हॉक
फ्रॉम स्नेक। तो स्नेक से कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई? सिर्फ 5 जूल। ठीक है, तो हॉक को कितनी मिली? 5 जूल फ्रॉम स्नेक। किससे? स्नेक से सिर्फ 5 जूल एनर्जी मिल पाई। ठीक है, और स्नेक के पास खुद 50 जूल थी, तो वो 10% ही दे सकता था। ठीक है, बाई अकॉर्डिंग टू द लॉ। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।